जो अभी तक हमने काम किया है उसमें बेसिक हमारे पास क्या था। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स थी, जैसे मीन मीडियन मॉड। हमने कुछ हद तक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी की। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक और काम भी है, वो भी हमने नहीं किया, यानी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, हम उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करें, इस पे भी हमने काम नहीं किया। वो हम थोड़ा लेट करेंगे। इसके बाद हमारे पास हमने एक्सप्लोर फंक्शन यूज़ किया था, कॉन्टिजेंसी टेबल यूज़ किया था। एक्सप्लोर फंक्शन में हमने देखा था कि डिफरेंट फर्दर स्टेटसेस भी आते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कैलकुलेट होता है। इसी तरह से डिफरेंट ग्राफिकल भी आती हैं, आउटलायर डिटेक्शन के वजह से भी हमारे पास कुछ स्टेटिस्टिक्स आती हैं, का स्केल गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। और फिर इसके साथ साथ हमने इसका जो क्लस्टर बार ग्राफ था वो भी हमने ट्राई किया था। अब जो नेक्स्ट फेज है, इस नेक्स्ट फेज में क्या होता है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वाला काम होगा। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में आपने क्या किया था, 5 स्टेप प्रोसीजर तक, यानी कुछ बुक 6 स्टेप भी करती हैं, 7 8 स्टेप भी, लेकिन इन जनरल वो 5 स्टेप प्रोसीजर है कि आप नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं पॉपुलेशन के हवाले से, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, अप्रोप्रिएट फार्मूला, फिर उसकी कैलकुलेशंस, और फिर क्रिटिकल वैल्यू, और फाइनली आपका जो डिसीजन है या एच नॉट की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के हवाले से हमारे पास डिफरेंट पॉसिबल टेस्ट हैं जो कॉमनली यूज टेस्ट हैं। उसमें वन सैंपल टी जी टेस्ट है, इंडिपेंडेंट सैंपल यानी टू सैंपल टी टेस्ट है या जी टेस्ट है, और इसी तरह से डिपेंडेंट या पेयर्ड सैंपल टेस्ट है। ठीक है, तो ये आपने यानी टेस्ट पढ़े हुए हैं, आपने जी और टी ज़्यादा ज़्यादा पढ़े होंगे। एसपीएसएस में जी और टी इकट्ठे हैं, यानी आप जी को करें या टी को करें एक ही बात होगी। उसके पीछे एक लॉजिक है, वो भी हम ट्राई करते हैं डिस्कस करने की। इसके अलावा जो एसपीएसएस के जैसे 27 वर्जन इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें प्रोपोर्शन टेस्ट भी है। इससे पहले प्रोपोर्शन टेस्ट नहीं है, यानी 26 वर्जन में जाएंगे तो आपको प्रोपोर्शन टेस्ट नहीं मिलेगा, आपको मीन कंपैरिजन टेस्ट मिलेंगे। जब हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे वन सैंपल टेस्ट की बात है, या यानी दूसरे पास में आपने इसे देखा होगा शायद कि ये वन पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रा कर हम उसे किसी स्टैंडर्डाइज वैल्यू से कंपेयर करते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल जब हमने दो ग्रुप्स या दो पॉपुलेशन को कंपेयर करना है, यानी दो पॉपुलेशन में से हमने सैंपल्स ड्रा करने हैं। पेयर टेस्ट जब बिफोर एंड आफ्टर टाइप सिचुएशन एग्जिस्ट करती है कि बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट, बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग जो है वो क्या डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं, उसका अगर हमने कंपैरिजन करना है। और अगर दो से ज्यादा ग्रुप हो तो फिर अपन नोवा वगैरह की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, इनिशियली जो वन सैंपल टी टेस्ट है, इसका आम तौर पर जो रियल लाइफ टाइप एग्जांपल हैं उनमें डायरेक्ट यूज नहीं है, आमतौर पर इंडस्ट्री में यूज होता है। यानी इंडस्ट्री ने कोई प्रोडक्ट बनाई है, उसका कोई स्टैंडर्ड है, आपने स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करना है, देन वन सैंपल टी टेस्ट यूज होता है। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में 250 ml फिल हो रहा है। ठीक है, तो अब वो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स फिल करने वाले हैं, वो उसका किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर से सैंपल ड्रा करेंगे, उस सैंपल की जो फिलिंग है, ऑन एवरेज फिलिंग है, वो कंपेयर करेंगे 250 ml से, तब जाके ये वन सैंपल बनेगा। आमतौर पे हम जो ह्यूमन रिलेटेड स्टडी है, इनमें टू सैंपल कंपैरिजन यानी इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट या पेड सैंपल टी टेस्ट या अनोवा वगैरह परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम पहले वन सैंपल टी टेस्ट की तरफ चले जाते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं, बॉटल फिलिंग का ही अज्यूम कर लेते हैं। अभी जो एग्जांपल मैंने दी कि कोक, पेप्सी या कोई और बॉटल फिलिंग इंडस्ट्री है या कोई वर्क है, उसमें बॉटल्स में फिलिंग हो रही है, और वो बॉटल फिलिंग मैनुअल कह लें, ऑटोमेटिक कह लें, हमने उसका सैंपल लेना है और नोट करना है कि उसमें कितने ml फिल है। तो मैं रैंडमली कुछ वैल्यूज पुट कर देता हूँ। मेन कितना है, 250 ml फिल होना चाहिए उसमें। ठीक है, लेकिन इस 250 ml में भी उन्होंने इंटरवल डिफाइन किया होता है, फॉर एग्जांपल 245 ml से 255 ml के दरमियान। ठीक है, तो मैं रैंडमली कुछ वैल्यूज पुट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल 244 ml, 251 ml, 239, 240, 242, 246,
250, 249, 243, 241, 240, हम कुछ कम भी कर देते हैं, 230, 255, 245, 240, 249, 241, 243। सपोज इस तरह से हमने डाटा ले लिया। हमने टाइम सेव करने के लिए कम डाटा लिया, हम इससे ज़्यादा डाटा भी ले सकते हैं। हम वेरिएबल प्रॉपर्टीज अपनी आसानी के लिए सेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखें, उसका वेरिएबल नेम क्या आना चाहिए इसका, ये वेट तो हो नहीं सकता, एक क्वांटिटी की मिकदार है। सॉफ्ट ड्रिंक का एम एल लिखने चले, सॉफ्ट ड्रिंक एम एल कर देते हैं, ठीक है। लेबल में हम लिख देते हैं सॉफ्ट ड्रिंक एम एल फिलिंग, ठीक है। बल्कि हम यहाँ पे ले देते हैं फिलिंग एम एल कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जो बाकी देख लें कोई और भी अगर अप्रोप्रिएट वर्ड जहन में आता है। बाकी प्रॉपर्टीज हमें फिलहाल सेट करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। तो फिलिंग एम एल के बॉटल में कितने एम एल फिल हो रहे हैं, और सॉफ्ट ड्रिंक एम एल फिलिंग के नाम से हमने लेबल डिफाइन कर लिया, ठीक है। वेरिएबल हमारा बन चुका है। अब हम टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, हमने सैंपल ले लिया। वैसे अगर हम इसके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देखें तो एक्सप्लोर से ट्राई कर लेते हैं। एक्सप्लोर एम एल फिल की हमने सेंड किया इस राइट साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल में, ओके प्रेस किया। तो ये उसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ गई हैं कि ऑन एवरेज 243 ml उसमें प्रिंट हो रहा है, या अप्रॉक्सीमेटली 244 ml प्रिंट फिल हो रहा है। अपर लोअर बाउंड यानी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल उसका बिल्ड हो रहा है 240 ml से 241 ml से 246 ml के दरमियान, ठीक है। इसका वेरिएंस भी आ रहा है, स्टैंडर्ड डिवीजन मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज आ रही हैं। फिर डाटा नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से थोड़ा सा हटकर है, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर में नहीं है। वेजेस में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, और स्टेम एंड लीव से भी हमें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है। एनी हाउ फिलहाल हम अज्यूम करते हैं कि हमने एच नॉट चेक करना है, और एच नॉट हमारा क्या है, यानी अगर हम स्टडी के हवाले से देखें तो हमारा एच नॉट बनता है ठीक है, और हमारे पास इसका एच वन क्या बनेगा, तीन पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है लेस देन वाली, और एक पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास ग्रेटर देन। बुक क्वेश्चन के लिहाज से जो स्टेटमेंट में ये जो हमारा रिसर्चर का ऑब्जेक्टिव होगा उसके लिहाज से हम इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। या तो हम लेस देन के हवाले से देखेंगे कि जो फिलिंग स्टेटस है, फिलिंग वैल्यू है, वो 250 ml से कम है। अगर उसने स्मॉलर या लेस देन का वर्ड यूज़ किया है, लार्जर या ग्रेटर वगैरह का वर्ड यूज़ किया है, तो हम ग्रेटर देन की तरफ जाएंगे। और अगर वो श्योर नहीं है, इस डिफरेंट टाइप वर्ड यूज़ किया है, इस डिफरेंट वर्ड यूज़ किया है, तो फिर हम टू टेल में जाएंगे, ठीक है। एसपीएसएस आपको टू टेल परफॉर्म कर देगा, ठीक है। तो हम इसे ज़रा चेक करते हैं, एनालाइज में जाएंगे, उस हाइपोथेसिस के मुताबिक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें चूज़ करना था। तो ऑप्शंस में जाकर आप यहाँ पर 95, 99, 90 जो भी होगा वो आप दे देंगे, तो सेकंड स्टेप यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज़ हो जाएगा। हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल या 95% टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो हम 95 यानी डिफ़ॉल्ट ही ऑप्शन ले रहे हैं। टेस्ट वेरिएबल यानी वो जो फार्मूला हमारे पास बनता था वन सैंपल के लिहाज से,
E या Z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर n अंडर रूट। ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले के मुताबिक जो भी हमारे पास x बार यानी सैंपल हमने लिया था 18 का, उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट करेंगे। मीन वैल्यू ये वाली यूज होगी क्योंकि पॉपुलेशन स्टेटमेंट के मुताबिक ये टारगेट हमारा जो सेट है या जो स्टैंडर्ड सेट है वो 250 ml सेट है। सिग्मा इस वक्त हमने पॉपुलेशन से लिया हुआ है, हम चाहे तो इसे सैंपल से भी कर सकते हैं, यानी अगर सैंपल वैल्यूज मौजूद हैं, सैंपल लार्ज इनफ है, या फिर पॉपुलेशन वैल्यू यूज करेंगे एंड जो हमारे पास सैंपल साइज आ जाएगा। यानी इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो दो तरह की पॉसिबिलिटी है फर्दर कि ये सिग्मा की बजाय आपके पास सिग्मा हैट हो, या फिर यहाँ पर सिग्मा हैट की बजाय एस हो। तो मैं एस पुट कर देता हूँ। एस से मुराद हम सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन ले रहे हैं कि सैंपल्स जो मैं कैलकुलेट कर मिलेगा। ठीक है, तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट वेरिएबल हमने दे दिया। अब यानी एसपीएसएस खुद ही यहाँ से मीन भी कैलकुलेट करेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी पिक करेगा और स्टैंडर्ड डिवीजन भी देगा। जो टेस्ट वैल्यू है इस वक्त, जो टेस्ट वैल्यू है वो 0 ml है। हमने 0 ml से टेस्ट नहीं करना, हमने 250 ml से करना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो 0 ले रहे हैं, लेकिन चूंकि हमने जो स्टेटमेंट ली, हमने जो कुछ किया या जो सिनेरियो हम स्टडी कर रहे थे उसमें हमारा जो स्टैंडर्ड सेट था वो 250 ml था, तो हम यहाँ पे 250 ml के लिए अकॉर्डिंग जो पुट करेंगे। बाकी फर्दर ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है, हम ओके प्रेस करते हैं तो आपके पास देखें वन सैंपल स्टैटिस्टिक्स आ गई। ये वो स्टैटिस्टिक्स हैं जो जिसे हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन और स्टैंडर्ड एरर, ये आपको डिस्क्रिप्टिव से मिल रही थी। ये वन सैंपल की कैलकुलेशंस हैं। टी, ये जो पहला टी नजर आ रहा है -4.628, ये कौन सी वैल्यू है? ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। यानी इस फॉर्मूले में आप जब एक्स बार म्यू एस और एन की वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास कहाँ पे -4.628 आएगा। ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते थे? n-1 के लिए टी एस जी में तो हमें डिग्री फ्रीडम की जरूरत नहीं होती थी, इसके लिए हमें डिग्री फ्रीडम टी में जरूरत होगी n-1। ये उसकी टू साइडेड पी वैल्यू है लेस देन 0.001। ये टू टेल्ड है। टू टेल्ड मीन कि आप यहाँ पर वो जो कर्व ड्रा करते थे, यानी अल्फा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये नॉर्मल कर्व इस तरह से फॉर एग्जांपल ड्रा होगी। ठीक है, टू टेल के लिए आप दोनों साइड अगर नॉट इक्वल टू का साइन है आपके पास, तो आपके पास दोनों साइड पर क्रिटिकल रीजन होता था। ठीक है, इसमें बेसिकली कौन सी ऑप्शन आ रही है? नॉट इक्वल टू की ऑप्शन आ रही है H1 में। ठीक है, H1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब ये जो पी वैल्यू है ये टू टेल पी वैल्यू है। दोनों साइड की हमें टेबल वैल्यू की बजाय एसपीएसएस ने क्या दिया है? पी वैल्यू दे दी है। अगर आपने इसे वन टेल बनाना है यानी लेस देन या ग्रेटर देन साइन के लिए करना है तो आप इसे 2 पे डिवाइड करके ले लें, यानी 0.001 डिवाइडेड बाई 2 0.0005 ये आ जाएगा आपके पास। अब हमने जो डिसीजन लेना है कि एच नॉट एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। ठीक है, एच नॉट एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, इसके लिए पहले हम क्या करते थे? क्रिटिकल वैल्यू और टेबल वैल्यू को कंपेयर करते थे और क्या डिसाइड करते थे कि इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टेबल कैलकुलेटेड वैल्यू, इफ एब्सोल्यूट कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट टेबल वैल्यू, हम क्या करते थे? रिजेक्ट एच नॉट करते थे। अब हमारे पास टेबल वैल्यू नहीं है, या तो हम 17 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर टी टेबल से टेबल वैल्यू देख लें,
उसने हमें दे दिया पी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे कि इफ पी वैल्यू इज लेस देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट एच नॉट। अब पी वैल्यू कितनी है, डिवाइड करके लें या इवन डिवाइड किए बगैर लें, 0.001 विच इज लेस देन 0.05। इसका मतलब है हम एच नॉट रिजेक्ट कर देंगे। एच नॉट रिजेक्ट करने का क्या मतलब है कि जो फिलिंग है वो 250 ml नहीं हो रही, या तो उससे कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। ठीक है, ये एस आई जी में जो लिखी हुई है ना, एस आई जी के नीचे लेस देन 0.001। अच्छा, अब कितनी फिल हो रही है, अगर एवरेज हम देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली 244 ml यानी 243.77 ml फिल हो रही है। इसका मतलब क्या बना कि जो ऑन एवरेज फिलिंग है हमारे सैंपल में वो 250 ml से कम फिल हो रही है, और ये काफी ज्यादा कम फिल हो रही है। बारी ये 250 के करीब करीब होती तो एच नॉट एक्सेप्ट हो जाता। ठीक है, चूंकि ये 250 ml से बहुत कम है तो एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी स्टैंडर्ड के मुताबिक फिल नहीं कर रही, फिलिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम है, जो फिल करने वाला है उसमें प्रॉब्लम है, लिक्विड ज़्यादा गाढ़ा है या ज़्यादा ठीक थिन या थिक हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, यानी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, मैं सिर्फ समझाने के लिए, आपने ऐसा करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए वो जिनका फिलिंग कम है वो मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 230 को मैंने 250 ml कर दिया, और कोई और अगर थोड़ा सा और कम है तो उसे हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 239 को भी चले हम बढ़ा देते हैं, इसे हम 253 ml कर देते हैं। दो वैल्यूज मैंने अपडेट की हैं, दोबारा एनालाइज करते हैं, ओके करते हैं। तो अब हमारे पास क्या आता है कि देखें 245 ml पे आ गया, टी वैल्यू अभी भी बड़ी है, यानी रिलेटिवली जो है वो फिलिंग बेहतर होगी पहले से, लेकिन अभी भी एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम इसे 255 कर देते हैं, इसे 250 कर देते हैं, ये भी थोड़ा कम है, 245 इसे करते हैं। अब ज़रा ट्राई करते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो देखें 247 पर आ गया, टी वैल्यू अभी भी वैसे कम है, लेकिन आप देखें टी वैल्यू मजीद कम हो गई है। इसका मतलब है कि हमारा फिलिंग प्रोसेस जो है वो 250 ml स्टैंडर्ड के करीब करीब होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा सैंपल हमें सही इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, अगर हम फिलिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर लें, वो 250 ml के करीब करीब फिल करना शुरू कर दें हमारा फिलिंग प्रोसेस, तो हमारा जो एच नॉट है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि कंपनी स्टैंडर्ड के मुताबिक फिल कर रही है, या जो फिलिंग प्रोसेस है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हमने जो भी किया, जो भी इसमें इवन हमने फैब्रिकेशन की, उसके बावजूद जो है हमारे पास जो फिलिंग है वो प्रोसेस या तो ठीक नहीं है या कोई और इशू है इसमें, या तो हमने डाटा ठीक नहीं लिया, ये भी पॉसिबिलिटी है। हमने जल्दी में डाटा रॉन्ग एंटर कर दिया, सैंपल साइज संभाला है हमारे पास, हमें और सैंपल लेना चाहिए। ठीक है, या फिलिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम है। इस तरह की इशू की बेस में हमें यहाँ पर आइडिया हो रहा है कि देयर इज सम प्रॉब्लम। अदरवाइज इस डाटा को देखते हुए हम शायद नहीं कह सकते कि फिलिंग प्रोसेस ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन जो स्टैटिस्टिकल टूल है वन सैंपल का, वो आपको गाइड कर रहा है कि फिलिंग प्रोसेस में कोई इशू है या नहीं, उसमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई बेहतरी की ज़रूरत है या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो हमने यानी वन सैंपल की टेस्ट किया था, अगर आपने अपने सैंपल को देखें, यहाँ पे भी टेस्ट वेरिएबल्स हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप किन वेरिएबल्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं। इवन स्टूडेंट की हाइट, वेट, एज भी हो सकती है। जैसे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में सपोज 24 मैक्सिमम एज अलाउ है बीएस के लिए, तो आप 24 एज को टेस्ट के तौर पर यूज़ करके स्टूडेंट की एज कंपेयर कर सकते हैं कि ऑन एवरेज स्टूडेंट का जो एडमिशन या करंट सेमेस्टर में वो एज के मुताबिक है या नहीं है। इस तरह से वो जो यानी एज का या वेट का है कि इतनी एज में इतना वेट होना चाहिए, आप उसके लिहाज से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये जब भी आप करेंगे एक सैंपल के एंगेज कोई स्टैंडर्डाइज वैल्यू कंपेयर करेंगे,
तब आप वन सैंपल टी या जी की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन इसमें रोज होता है कि जी टेस्ट क्यों नहीं है। आपने एक सिंपल सा फिनोमेना कह रहा हूँ, एक सिंपल सा आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे सैंपल साइज लार्ज होता जाता है वो नॉर्मल को अप्रोच करता जाता है। अब या तो आपका डाटा नॉर्मल हो, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल हो, ठीक है। जैसे मैं इसे इस वक्त इसका एक्सप्लोर कर कर देखता हूँ, इसकी हिस्टोग्राम इसका देखें, ये बेशक नॉर्मल नहीं है लेकिन पहले की निस्बत ये रिलेटिवली ज्यादा नॉर्मल हो गया, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट सेंटर में नहीं है, वेजेस इसकी काफी हद तक एक दूसरे से क्लोज हैं। आप इसी तरह से इसका स्टेमन लीफ, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कम है तो स्टेमन लीफ उस तरह से प्रोप्रिएट नहीं है। स्क्यूनस कर्टोसिस देखें तो रिलेटिवली जो है ये नॉर्मेलिटी वाली रेंज में लाई कर रही है। तो आप इसे जी टेस्ट से करें या टी टेस्ट से करें, ऑलमोस्ट एक जैसे रिजल्ट आएंगे। वैसे भी 30 डिग्री फ्रीडम यानी n-1 पर जो टी और जी के रिजल्ट्स हैं वो काफी हद तक मजीद क्लोज हो जाते हैं। तो एसपीएसएस ने यही किया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूजन से बचाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए कह रहा हूँ, कंफ्यूजन से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि अगर यूँ समझ लें कि अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम है तो टी टेस्ट अप्लाई हो रहा है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास फॉर एग्जाम्पल ज्यादा है, ठीक है, तो समझ लें कि बेशक टी लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में वो जी अप्लाई हो रहा है। इसलिए आपको वरी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है कि ये जी टेस्ट अप्लाई हो रहा है या टी टेस्ट अप्लाई हो रहा है। इसी तरह से जब आपके पास दो ग्रुप हों या दो से ज्यादा ग्रुप हों, तो हम इनिशियली दो ग्रुप की बात करेंगे। तो हमने एक डाटा यूज किया था लास्ट टाइम, बजाय इसके कि हम दो यानी ग्रुप का डाटा एंटर करें, हमने एक कस्टमर वाला डाटा यूज किया था लास्ट टाइम। मैं उसे ओपन करने जा रहा हूँ क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं एनालिसिस के वाले से, वो हम कर सकते हैं। जैसे एक जेंडर वाला है और एक मेरे ख्याल में यहाँ पे इनकम थी। हम यहाँ पर ये अज्यूम कर रहे हैं कि ऑन एवरेज मेल ज्यादा अर्न कर रहे हैं या फीमेल ज्यादा अर्न कर रहे हैं। ऑन एवरेज मेल की ज्यादा सैलरी थी या फीमेल की, ठीक है। यानी हमारे पास दो वेरिएबल है, हमने इनकम भी नोट की और हमने जेंडर भी नोट की। हमने क्या किया कि ये पहले रिस्पोंडेंट की जेंडर और इनकम है, ये सेकंड की, थर्ड की, हमने वन बाय वन इन्हें एंटर कर लिया और सपोज हमने 5000 रिस्पोंडेंट का डाटा एंटर किया, ठीक है। दो वेरिएबल हमने इधर से उधर से कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हम हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अब ऑब्जेक्टिव ये हाइपोथेसिस हमारा थोड़ा चेंज हो गया। कैसे? एच नॉट हमारा क्या होगा कि जो ऑन एवरेज मेल की इनकम है या फीमेल की इनकम है वो डिफरेंट बराबर है मेल से, और H1 क्या होगा कि ऑन एवरेज जो फीमेल इनकम या मेल इनकम है वो बराबर नहीं है मेल इनकम के। और इसी तरह से यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन साइन आ जाता है अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि मेल की ज्यादा है या फीमेल की इनकम ज्यादा या कम है, ठीक है। तो ये हमारा हाइपोथेसिस बनेगा सैंपल का। और इसके लिए जो आपने फॉर्मूला यूज किया था जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्या था? डिवाइडेड बाय क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ दोनों सैंपल्स का स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। यानी सपोज मैं एस कर देता हूँ, एस अंडरस्कोर 1 या सिग्मा 1, जिस तरह से भी आपने लेना है, और प्लस ये वाला पार्ट फर्दर, और ये सेकंड का आपके पास आ जाएगा। यानी आप दोनों, और इसमें एक पार्ट अगर कोई डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता, डिफरेंस एग्जिस्ट करते तो वो भी था आपके पास कि
ठीक है, ये भी आपके पास आ गया। ठीक है, आमतौर पे हम डिफरेंस जब वो जीरो ज्यूम कर रहे होते हैं तो ये वाला पार्ट फिर हम लिखते नहीं। ठीक है, तो अब एक्चुअल में क्या होगा, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, मेल और फीमेल की एवरेज इनकम, मेल और फीमेल की एवरेज, मेल और फीमेल की इनकम का स्टैंडर्ड डिवीजन या वेरिएंस, मेल और फीमेल की तादाद यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये काम एसपीएसएस खुद करेगा क्योंकि हमें ये नहीं मालूम। हमने 5000 रिस्पॉन्डेंट का डाटा एंटर कर दिया। ठीक है, तो एनालाइज में जाएंगे और इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट, कंपेयर मींस इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट। टेस्ट वेरिएबल हमारा कौन सा है, जिसमें हमने इनकम सेव की, और ये जो जेंडर वाला वेरिएबल है ये हमारा ग्रुपिंग वेरिएबल है, ग्रुपिंग वेरिएबल जिसमें हमने ग्रुप रखे हैं। यहाँ पे ये याद रखें कि ग्रुपिंग वेरिएबल में दो से ज्यादा ग्रुप हो सकते हैं, यानी जरूरी नहीं कि हमने सिर्फ उसमें दो ही ग्रुप पुट करने हैं। ठीक है, यही वजह है कि एसपीएसएस यहाँ से आपसे कंफर्म करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन मार्क दिए हुए ना उसमें, तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कौन कौन से दो ग्रुप, यानी एसपीएसएस को आपने ये तो बता दिया कि देयर आर टू ग्रुप, कौन कौन से दो ग्रुप हैं वो एसपीएसएस को नहीं पता, वो आप यहाँ पे खुद बताएंगे डिफाइन ग्रुप को क्लिक कर कर। एक का कोड आपने 0 यूज किया हुआ है और एक का कोड आपने 1 यूज किया, यानी जो भी आपने कोड यूज किया न्यूमेरिकल या अल्फाबेटिकल वो आप लिखेंगे। यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने 0 को 1 लिखना है या 1 को पहले लिखना, आप किसी को भी पहले लिख लें, क्योंकि बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर अंडरस्कोर टू भी आता है। ठीक है, उसमें उस सूरत में क्या होगा, x2 बार माइनस x1 बार बन जाएगा, यानी सिर्फ साइन चेंज होगा, ओवरऑल डिसीजन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप यानी मेल को ग्रुप 1 कर दें, फीमेल को ग्रुप 1 कर दें, ओवरऑल जो आपका डिसीजन है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने ग्रुप का जो भी कोड यूज किया वो मुझे कहाँ से पता चला था, या तो वेरिएबल व्यू में जाके पता चलेगा या फिर मैं जब इसे क्लिक करूंगा तो तब पता चलेगा। आप इसे कंटिन्यू कर दें, ये एक्टिव हो गया, इसे ओके प्रेस कर दें, फर्दर आपको ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल वगैरह चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हैं, ओके कर दें। अब आपके पास देखें थोड़ा सा मजीद डिफरेंट टेबल आ गया, इसमें आपके पास ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, ये वही 6 रिक्वायरमेंट का बस 6 इंफॉर्मेशन जो भी हमने डिस्कस की थी, मेल और फीमेल की तादाद। ठीक है, इसी तरह से मेल और फीमेल का एवरेज इनकम, मेल और फीमेल का स्टैंडर्ड डिवीजन या वेरिएंस, ये 6 इंफॉर्मेशन अगर आपके पास हो तो आप यहाँ पर मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनिशियली आपको एसपीएसएस ने ये 6 इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर कर दे दी। ठीक है, इसके बाद आपके पास इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का टेबल है, इसमें उसने दो हिस्से बनाए हुए हैं। एक है लिविंस टेस्ट लिविंस टेस्ट फॉर इक्वलिटी ऑफ वेरिएंसेस, कि आप वेरिएंस की इक्वलिटी अज्यूम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपने अपने प्रीवियस कोर्सेज में पढ़ा होगा कि अज्यूम वेरिएंस इक्वल, अज्यूम वेरिएंस आर अनइक्वल। ठीक है, तो एसपीएसएस में फिलहाल हमें एज सच इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वेरिएंस इक्वल है या नहीं है। अदरवाइज अगर आपने देखना हो तो यहाँ पर भी आंसर होगा, यहाँ पर भी होगा। आप इस ऐसे जी वैल्यू को 0.05 से कंपेयर कर दें, अगर ये वैल्यू 0.05 से बड़ी है तो इसका मतलब वेरिएंस इक्वल है। ठीक है, तो वेरिएंस इक्वल की सूरत में आप पहले वाली लाइन पढ़ेंगे, अगर ये वैल्यू स्मॉलर हो जाएगी तो फिर आप नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे। तो इस वक्त क्योंकि वेरिएंस इक्वल है, यहाँ पे यानी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो उस सूरत में लिविंस टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इस रो को पढ़ेंगे। इस रो में ये आपके पास जो कैलकुलेट हुआ है -0.682, ये कैलकुलेटेड टी वैल्यू, ठीक है, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है n1 + n2 - 2 से। ठीक है, ये पी वैल्यू है, या दूसरे सूरत में आपको यहाँ पे क्या चाहिए थी, इतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम पर टेबल वैल्यू। अब इतनी बड़ी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आपके पास टेबल वैल्यू इजीली अवेलेबल नहीं होगी, या तो आप सॉफ्टवेयर के जरिए से दें। ठीक है, तो एसपीएसएस आपको पी वैल्यू दे रहा है, पी वैल्यू को 2 पे डिवाइड कर या इसी को आप डायरेक्ट 0.05 से कंपेयर कर लें। अगर आपने 1 टेल करना है तो 2 पे डिवाइड करें, 1 टेल यानी लेस देन या ग्रेटर देन। और अगर आप 2 टेल कंपैरिजन नहीं करना चाह रहे हैं तो एज इट इज कंपेयर कर लें। ये वैल्यू 0.05 से बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब है कि H0 और H0 एक्सेप्ट हो जाएगा, H1
रिजेक्ट होगा। एच नॉट के एक्सेप्ट होने का मतलब क्या है कि ऑन एवरेज मेल और फीमेल की इनकम में डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस है तो वो बाय चांस है। अब देखें तो रिलेटिवली ऑन एवरेज इनकी वैल्यू काफी हद तक क्लोज होती है। ठीक है, इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल भी दिया हुआ है। अगर आप कॉन्फिडेंस इंटरवल भी देखेंगे, एस्टिमेशन वाला पार्ट भी है, इसमें जीरो लाई करता है। ये लो लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ठीक है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू ये डिफरेंस पे वैसे कैलकुलेट किया हुआ है। जीरो पॉइंट इसमें आ रहा है। अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल में जीरो आ रहा हो तो इसका मतलब है कि देयर इज नो डिफरेंस, या एच नॉट जो है वो एक्सेप्ट होगा। एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है। मेल और फीमेल की ऑन एवरेज इनकम इस डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वल है, उसमें ऐसा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो वो बाय चांस है, या रैंडम वेरिएशन है, या नेचुरल वेरिएशन।